नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2B में एक्सेप्टेंस को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि लास्ट के एक वीडियो में हमने देखा था कि प्रपोज़ल क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब एक पक्षकार जो है वो संविदा करने के उद्देश्य से सामने वाले व्यक्ति को प्रपोज़ल करता है ना, प्रस्ताव करता है। प्रपोजल इस इंटेंशन से करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की सहमति ले पाए। सहमति लेने के मतलब कंसेंट लेने के उद्देश्य से जो है वो प्रपोजल किया जाता है। और जैसे ही प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस, तो वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। यदि प्रपोजल हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, एग्रीमेंट है, कंसिडरेशन है, एंड देन एवरी एग्रीमेंट है ना इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट्स कॉल अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि ऐसा कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वह संविदा बन जाएगा। तो सेक्शन 2B में प्रतिफल स्वीकृति को डिफाइन किया गया है कि जबकि एक व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रपोजल करता है या प्रस्तावना करता है, और जैसे ही सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी अनुमति दे देता है या अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है, तो वो एक वचन बन जाता है जिसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो अब क्या होता है ये एक्सेप्टेंस, क्या होते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, उसको आज हम इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस से वही संबंध है जो जलती हुई दिया सिलाई का उसकी बाती से है। जैसे ही एक बार बारूद में आग लग जाती है तो फिर उसको बुझाया नहीं जा सकता, तो उसी तरीके से एक बार प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद वो एक वचन बन जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली इसकी विशेषता ये है कि प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस है वो उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि प्रपोजल किया गया है। यदि मैंने आपसे कोई प्रपोजल किया है तो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो आप ही देंगे। आपके अलावा यदि कोई थर्ड पर्सन उसका एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ये घड़ी जो है वो 300 रुपये की खरीदोगे, आपने कुछ नहीं बोला, आपके कोई मित्र बोलते हैं कि हाँ ये घड़ी जो है ये 300 रुपये की खरीद लेंगे, तो मैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने प्रपोजल किया था आपसे और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं आपके कोई मित्र, तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है या जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है वही व्यक्ति हमेशा एक्सेप्टेंस दे। यदि कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, चाहे भले ही वो आपके कोई ब्लड रिलेशन का ही व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी वो एक फ्री एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है इसका कि यदि कॉन्ट्रैक्ट करते समय यदि हमने आपको ये बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट में आप समय और स्थान का जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आपको जो है वो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैंने आपसे कोई प्रपोजल किया और आपने उसका एक्सेप्टेंस दे भी दिया और मैंने विशेष रूप से बोला था कि आप टाइम प्लेस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो फिर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में उस समय और उस स्थान का जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है इसमें कि एक्सेप्टेंस का हमेशा जो है वो बाह्य अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि मेंटल असेंट इज नो असेंट। मतलब यदि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में यदि अपनी एक्सेप्टेंस दिया है तो एक्सेप्टेंस जो है वो आपको हाव भाव के माध्यम से या अपने गेस्चर के माध्यम से जो है वो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हुए हो। केवल आप मानसिक रूप से सहमत हो जाते हो और आप बोलते हो कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार था, तो केवल मानसिक सहमति जो है वो सहमति नहीं मानी जाती। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में इस चीज़ को तय किया गया था इस बात को कि केवल मानसिक सहमति किसी करार की उत्पत्ति नहीं करती जब तक कि उसकी बाह्य अभिव्यक्ति ना हो। जब तक कि आप मतलब शारीरिक भावभंगिता के कारण या लिखित या मौखिक रूप से या किसी इशारे के माध्यम से जब तक अपनी आप सहमति नहीं दे देते तब तक वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश नहीं होगा। फोर्थ इसका एसेंशियल है कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों तरीके से हो सकता है। तो अभिव्यक्त और विवक्षित, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, इन दोनों ही शब्दों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 9 में जो है वो डिफाइन किया गया है। अभिव्यक्त और विवक्षित का मतलब, अभिव्यक्त का मतलब होता है बोलकर, है ना। विवक्षित का मतलब होता है कि आपने बोला नहीं लेकिन आपका कंडक्ट ऐसा है कि आपके कंडक्ट से समझ में आ रहा है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अपना, तो आप अभिव्यक्त रूप से भी दे सकते हैं और विवक्षित रूप से भी दे सकते हैं। बोलकर, लिखकर, इशारे के माध्यम से, है ना, किसी भी तरीके से यदि आप अपना एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो भी एक एक्सेप्टेंस माना जाएगा।
जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी फिफ्थ कंडीशन है कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो कंप्लीट होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए, मतलब विदाउट कंडीशन होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। सेक्शन 7 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने एक्सेप्टेंस की जगह कोई कंडीशन लगा दी, है ना, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि क्या आप ये घर 10 लाख रुपए का खरीदोगे? आपने बोले 10 लाख का तो नहीं खरीदूंगा, मैं 8 लाख रुपए का खरीद लूँगा। तो ये 8 लाख रुपए का खरीद लूँगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये आपने मुझे खुद एक जो है वो क्रॉस प्रपोजल कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए, जब भी कभी कोई एक्सेप्टेंस होता है तो वो पूर्ण होना चाहिए और शर्त रहित होना चाहिए, उसमें कोई भी जो है वो शर्त नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो अस्थायी भी हो सकता है, मतलब टेम्पररी एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कैलाश चंद्र वर्सेस त्रिवेदी चंद्र का एक केस था, उसमें इस चीज़ को डिसाइड किया गया था कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि क्या आप मेरा घर खरीदेंगे? तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है हाँ, यदि मैं मेरे इस के ज़मीन के जो कागज़ हैं, यदि इसको वकील साहब चेक कर लेते हैं तो फिर मैं आपका घर खरीद लूँगा। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों वकील साहब के घर जाते हैं, वकील साहब वहाँ नहीं मिलते, तो यहाँ पर एक संविदा नहीं हुई, क्योंकि जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्हें कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, है ना। वकील साहब के द्वारा कागज़ चेक किए जाने थे, वकील साहब ने कागज़ चेक किए नहीं, तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस जो होता है वो सामान्य और उचित तरीके से होना चाहिए। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है कि यदि हमने प्रपोजल करते समय यदि हमने कोई टर्म्स कंडीशन लगाई थी कि जब भी आप इस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस करेंगे तो आप उस टर्म्स कंडीशन से करेंगे, तो फिर आपको वो टर्म्स कंडीशन जो भी हमने शर्त लगाई है वो आपको पालन करना पड़ेगा। और यदि हमने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं लगाई है तो आप सामान्य रूप से भी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो अपनी सहमति दे सकते हैं। तो प्रपोजल का जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो एक जो है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का एक बहुत ही अहम रोल होता है। जब तक प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक वो प्रपोजल का कोई महत्व नहीं होता, और जैसे ही प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो दोनों ही, जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, वो दोनों ही एक वचन में बन जाते हैं। अब देखा जाता है उसमें कंसीडरेशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन भी मस्ट, है ना। यदि मैं सेक्शन 25 के एक्सेप्शन को हटा दूं तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कंसीडरेशन मस्ट है ना। कंसीडरेशन जो होता है वो वैलिड होना चाहिए। यदि आप किसी कोई इलीगल चीज़ दो कंसीडरेशन के लिए तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सेक्शन 24 जो है वो उस चीज़ को वॉइड डिक्लेयर करता है ना। साथ ही साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कंसीडरेशन होता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है ना। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस प्लस एग्रीमेंट, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, और ऐसा हर करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो एक संविदा बन जाता है। यदि आप लॉ के इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में आप मैसेज कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।